दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव स्किल। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है सीधी रेखा, इन इंग्लिश स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। यदि आपको स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इट्स माय गारंटी फॉर यू। ओके, अभी बात क्या है, इससे पहले मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था ऑलरेडी अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे। आपने नहीं देखा तो जो लिंक है भाई, इसका जो है लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पहले उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप इस पार्ट को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ से मैं आप आज इसमें फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट से शुरू करूँगा। इससे पहले मैंने उसमें 3 कॉन्सेप्ट्स को बताया है। कितने? 3 कॉन्सेप्ट्स को प्लस 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी बताया है। तो आप उसे पहले ज़रूर देखें और भाई इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भैया हम बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक को, अपने कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिरकार इससे जुड़े हुए कौन से ऐसे तथ्य हैं जो अभी हमें जानने चाहिए और जिन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले नंबर से कि यदि रेखा समतल पर लंब है। देखिए, मैंने आपको रेखा और समतल के बीच का जो एंगल था, थीटा था, वो मैंने अपने पहले पार्ट में बता दिया है। अब बात आती है कि यदि रेखा समतल पर लंब है तो कैसे क्या होता है। यदि ये रेखा है, ठीक है, रेखा क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, ठीक है। और ये जो समतल होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। यदि ये दोनों आपस में लंब होंगे तो फिर इसका जो प्रतिबंध होगा वो क्या होगा। यदि इसकी बात करें तो पहले थोड़ा सा आप इधर समझ लें भाई। देखो, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है। अभी इस प्लेन का जो समीकरण है ये है, ये कोई रेखा होगी जो कि इस प्लेन पर लंब होगी। इस प्लेन पर लंब का मतलब ये कोई रेखा होगी, इस पर इस तरह से लंब होगी, ठीक। अभी इस प्लेन का, यदि हम इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होता है, इसका जो खुद का लंब होता है, यदि उसको देखें तो भाई देखें ये जो रेखा है और ये जो लंब है ये आपस में कैसे हैं, ये पैरेलल हैं, ये समांतर हैं। तो इस जगह पे जो प्रतिबंध होगा, यदि रेखा समतल पर लंब है तो वो क्या होगा, वो समझ लें, वो होगा L अपॉन ए एंड इक्वल्स टू M अपॉन बी एंड इक्वल्स टू N अपॉन सी, ठीक है। अभी करना क्या है, L अपॉन ए एंड M अपॉन बी एंड N अपॉन सी। ये जो प्रतिबंध है ये लंब वाली कंडीशन में होता है, जबकि पहले हमने देखा था यदि रेखा रेखा लंब होती थी तो वहाँ पर होता था या तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 या फिर L1 L2 होता था, ठीक है, आपको पता है। बट यहाँ पर ये कंडीशन होगी, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। अच्छा, एक बात और आती है इसी जगह पे कि यदि जो रेखा है समतल पर समांतर है, इसी तरह का कोई प्लेन होगा और कोई रेखा यहाँ पर समांतर होगी, तो जो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भाई यार ये जो रेखा है और जो इसका परपेंडिकुलर, ये तो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस कंडीशन में यदि यही रेखा, यदि ये वाली रेखा इस समतल पर लंब होगी, नहीं समांतर होगी, पैरेलल होगी, तो फिर क्या होगा, जो प्रतिबंध है वो होगा ए एल प्लस का एम बी या फिर बी एम प्लस का सी एन इक्वल्स टू 0। आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रतिबंध पता चल गए होंगे या फिर आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है 5th नंबर, वो क्या है, यदि रेखा समतल में स्थित हो तब प्रतिबंध। अभी बात समझें भाई, ये कोई रेखा है, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई लाइन की, और इस समतल में स्थित होगी। वो कब स्थित होगी, इसके लिए जो प्रतिबंध होता है वो होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस का सी जेड वन प्लस का डी इक्वल्स टू 0। अब समझे मेरी बात को भाई। देखो, ये जो रेखा थी इस समतल में स्थित थी, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये कोई आपका प्लेन होगा जिससे ये एक रेखा होगी जो कि इसी समतल में, इसी प्लेन में होगी, ठीक है। ये वाली रेखा देखिए इस समतल में ही तो है, इसी का तो एक भाग है ये वाली रेखा। तो इस कंडीशन में जो इसका इक्वेशन होगा, जो प्रतिबंध होगा, वो होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन एंड प्लस डी इक्वल्स टू 0। मतलब क्या करना क्या है, एक्स वाई जेड को भाई इन x1 y1 और z1 की वैल्यूज में चेंज कर देना और कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल सेम वैसे ही लिख लेना है। अपने अगले कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो मेरा जो 6 नंबर कॉन्सेप्ट है वो है सीधी रेखा में होकर जाने वाले समतल का समीकरण। मतलब ये एक सीधी रेखा है और इसमें से यदि समतल ये होकर जाता है तो समीकरण क्या होगा, वो होगा ए एक्स माइनस एक्स वन एंड प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी z माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर d वाला कोई टर्म नहीं आया है,
इस कंडीशन में ये प्रतिबंध होता है। आशा करता हूँ आप इतना तो समझ गए होंगे। अभी हम आगे बात करते हैं इसी पर बेस्ड, इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन की, एक एग्जाम्पल की। तो वो क्या है, रेखा x माइनस 2/3 इक्वल्स टू वाई प्लस 1/4 इक्वल्स टू जेड माइनस 2/k और समतल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पर समांतर है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अभी भी बताया कि यदि कोई रेखा समतल पर समानांतर होती है इस कंडीशन में, यदि देखिए यहाँ पर ये समांतर है, बट यहाँ जो लंब है परपेंडिकुलर जो समतल का, इस पर तो भाई ये लंब होगी, तो उस कंडीशन में ये जो है प्रतिबंध होगा। बस इसी का यूज़ करना है इस जगह पे, बस फटाफट से आंसर आ जाएगा। तो ये होता है एल, ये होता है एम, ये होता है एन, और ये है ए मतलब 1 यहाँ पर बी होगा एंड 1 यहाँ पर सी होगा। तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू 0, मतलब ए एल मतलब 1 इंटू 3 प्लस का 1 इंटू 4 प्लस का 1 इंटू के इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, 4 3 7 प्लस का के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू -7। अच्छा अब मेरी बात सुने, जब ये समांतर थी तो के की वैल्यू -7 आ गई, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अभी बात ये आती है कि भाई मान लिया कि ये जो रेखा है इसी समतल में स्थित होती, तो आप इस प्रतिबंध का प्रयोग करके फटाक से इसी तरह की एक इक्वेशन को फाइंड कर लेते। समझ गए। अच्छा एक बात और आती है कि यदि यही रेखा इस समतल में होकर जाती है, यही जो इस सीधी रेखा में ये जो समतल है होकर जाता, तो इस इक्वेशन को मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते और आंसर निकाल लेते। आशा करता हूं दोस्तों कि इससे जुड़े हुए सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, इस क्वेश्चन के द्वारा सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट एक बात और है, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी क्लियर होने वाले हैं। क्यों? अभी देखें क्वेश्चन को, देखिए सिद्ध कीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 1, 2, 3 और -1, 2, -3 को मिलाने वाली सीधी रेखा बिंदुओं -2, 1, 5 और 3, 2 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। पहली बात तो यह है कि भाई यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दिए हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, टफ भी लग रहा होगा, बट मेरी एक बात सुने, इसको हल करने से पहले भाई आपको मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले समझने की कोशिश करें। ये भाई कोई यहाँ पर एक बिंदु होंगे, ये बिंदु होंगे, ये बिंदु होंगे, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा ग्राफ इस तरह से बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो बिंदु हो गए, ये दो बिंदु हो गए, इन दो बिंदुओं से ये रेखा बन रही है, तो इन दो बिंदुओं से ये रेखा बन रही है, ये आपस में यहाँ पर लंब होंगे। बस आपको इतना ही दिखाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यार यदि इन दो बिंदुओं से जो रेखा जाती है इसका इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखें x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अभी इसको फॉलो करेंगे, तो x माइनस x1 मतलब 1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब -1 और -1 बराबर y माइनस 1 मतलब y माइनस y1 मतलब y माइनस 2 अपॉन -2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन -3 भाई इसका जो मैंने फार्मूला यूज़ किया है वो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है उस फार्मूले को यूज़ किया है, जो कि मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 1 अपॉन -2 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन -4 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन -6। ठीक है, ये एक रेखा आ गई। इसी तरह बस सेम इसी प्रोसेस को यूज़ करके हम फटाफट से इन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को निकालेंगे। तो आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन 3 मतलब कि 3 माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 मतलब -3। देखिए ये दोनों रेखाएं आ गई। अभी कह रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो लंब होने के लिए भाई जब रेखाएं लंब होती हैं तो समीकरण देखिए ये या तो फिर इनको दिक् अनुपात मानिए या फिर दिक्कोजिया मानिए। तो इसके लिए प्रतिबंध होता है L1 L2 प्लस का M1 M2 एंड प्लस का N1 N2 इक्वल्स टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, L2 M2 एंड N2। ठीक है, अभी जब लंब होंगे तो इस प्रतिबंध का यूज़ करें तो -2 इंटू 5 प्लस -4 इंटू 2 प्लस -6 इंटू -3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें, -10 -8 एंड प्लस हो जाएगा तो प्लस का 18। भाई साहब ये देखिए -18 हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा +18, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यदि 0 है बराबर तो ये लंब है, अतः ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, अब करना क्या है, हमें अपने अगले कॉन्सेप्ट की बात करनी है। दोस्तों
ये जो टॉपिक है अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ 7th नंबर टॉपिक कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की लंबाई, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना और मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इससे अक्सर क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है। देखिए पहले तो आप थोड़ा समझ लें, 3 कंडीशन होती हैं। कितनी? ये 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं डिस्टेंस के लिए। पहली कि जब कोई दो रेखाएं विषमतलीय हों, ठीक है, तो इनके इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। दूसरी कि जब दोनों पैरेलल हों तो उनके उनके बीच की जो दूरी होगी समांतर होगी, मतलब कि लंब की लंबाई के बराबर होगी। और जो तीसरी एक कंडीशन आती है वो क्या आती है कि भाई जब ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हों। आप ध्यान से देखें तो ये जो प्रतिच्छेदन वाली स्थिति है इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? रही बात इन दोनों की बात मैं डिटेल में अब करने वाला हूँ। पहले तो आप समझ लें कि पहली रेखा यदि आपके पास है x माइनस एक्स1 अपॉन L1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन M1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन N1 कॉमा x माइनस x2 बाई L2 इक्वल्स टू y माइनस y2 बाई M2 एंड इक्वल्स टू z माइनस z2 बाई N2। ठीक है, अभी समझें, ये जब यदि आपके पास ये दो रेखाएं होंगी तो इस कंडीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, एस डी का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी उसको हम स्मॉल डी से लेट कर लेते हैं। तो ये डी बराबर जो होगा वो समझें क्या होगा। वो होगा भैया, जो इसका फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस का x1 L प्लस का y2 माइनस का y1 M प्लस का Z2 माइनस का Z1 N। ठीक है, अब समझें पहली बात तो x2 माइनस x1 ये वाले दोनों हैं, ठीक है, इनकी वैल्यूज उठेंगी। यहाँ पर देखिए L1 M1 N1 है, तो इस जगह पर हमें क्या करना है समझें भाई। ये देखिए कोई दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये जो इसके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस वाली रेखा होगी, जो ये रेखा होगी भाई, ये दोनों रेखाएं इन पर लंब होंगी। ठीक है, अच्छा इस कंडीशन में आपको लंब वाली कंडीशन साथ में चलानी है। इसको आंसर कैसे निकालना है फिलहाल तो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, बट आप यहाँ भी समझ लें, इनके साथ में दोनों के साथ में लंब वाली कंडीशन, जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन होती है रेखाओं के आपस में, वो कंडीशन इनके साथ में हमेशा चलेगी। तो उसको जो सोल्यूशन है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल इसके लिए यदि ये रेखाएँ हैं तो आपको यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होगा, वो ये अप्लाई करना है। एक बात और आती है, अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। क्या होता है? एक भाई साहब डिस्टेंस का फार्मूला और होता है, वो क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर b2 एंड इन मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, एंड पूरे का मॉड्यूलस। एक डिस्टेंस का फार्मूला ये है, एक डिस्टेंस का फार्मूला ये है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, इसको आप यहीं पर समझ लें कि ये जो डिस्टेंस का फार्मूला है तब लगाया जाता है जब आपको दो रेखाएं दी होंगी, वो भी सममित रूप में। ये सममित रूप होता है रेखाओं का। सिमेट्रिक फॉर्म में यदि आपको 2 लाइंस गिवन हैं तो वहाँ पर आप इस डिस्टेंस का सूत्र लगाएंगे। और यदि आपको वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि सदिश रूप में रेखाओं का समीकरण दे रखे हैं, जैसे कि r1 बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, इन पे वेक्टर लगा लें, ठीक है, और r2 वेक्टर r2 इक्वल्स टू वेक्टर a2 एंड प्लस लैम्डा वेक्टर b2, यदि ये फॉर्म ये दोनों कंडीशंस दे रखी हैं तो आप डिस्टेंस का फार्मूला ये अप्लाई करेंगे। पॉलीटेक्निक में इसका यूज़ होता है, इंटरमीडिएट में इसका यूज़ होता है। बस ये डिफरेंस है इस वीडियो में, समझिए, ये पॉलीटेक्निक में बट ये इंटरमीडिएट में अप्लाई होता है। आशा करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक बात और आती है दोस्तों कि यदि आपको ये दोनों लाइंस गिवन होंगी तो आपसे पूछा जाएगा कि इनका जो इक्वेशन है, इक्वेशन समीकरण जो है वो क्या होगा। तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ होता है x माइनस x1 L1 L2 y माइनस y1 M1 एंड M2 एंड z माइनस Z1 N1 N2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरी बात समझें, ये जो है इक्वेशन यही होता है समीकरण इस कंडीशन में, बट इस जगह पर भी 2 से 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो भाई वो कंडीशन अप्लाई करके ही इनका यूज़ करेंगे। बट भाई रेखा का समीकरण मेन यही होता है। तो हम आपको जो क्वेश्चन बताएंगे इस पर आधारित बताएंगे, इस पर मैं आगे बात नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इससे कोई बेस्ड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। आगे हम बात करते हैं इन पर बेस्ड एक महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे प्रश्न की, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भाई साहब क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों
इस प्रश्न को करने के पश्चात, इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को करने के पश्चात आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिए, मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। और इस क्वेश्चन में मैंने सारी चीज़ें जितने भी पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, मैंने उन सभी को एक्सप्लेन किया है। पहले तो समझिए क्वेश्चन क्या है। निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फॉलोइंग लाइन्स, विच इज क्या है, वो लाइन्स क्या है, x माइनस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 8/-1 इक्वल्स टू z माइनस 3/1, कॉमा x प्लस 3 इक्वल्स टू y प्लस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 6/4। भाई ये दो लाइन्स हैं जिनके बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। फिलहाल तो आपके एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आगे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वो क्या होता है कि न्यूनतम दूरी की रेखा के समीकरण एवं वे बिंदु भी ज्ञात कीजिए जहां ये जो रेखा है दी हुई रेखाओं को मिलती है। इसको समझने की कोशिश करें, बिल्कुल बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके पास कोई दो रेखाएं हैं, ये कोई दो डिस्टेंस, ये कोई दो लाइंस हैं जिनमें भाई ये जो समीकरण है इस लाइन का है और ये जो समीकरण है इस लाइन का है। और इनके बीच की भाई जो लंब होगा, इन पर यदि मैं यहाँ पर लंब डाल दूँ तो यही लंब तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर न्यूनतम दूरी होगी। इतना तो आप समझ सकते हैं। आगे बात ये आती है कि इस रेखा के जो दिक अनुपात हैं, डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या, नहीं डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या होंगे, 3, -1, 1। इस रेखा के 3, -1, 1। और इस रेखा के डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, वो होंगे -3, 2, 4, -3, 2, 4। अभी इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब बात क्या आती है, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है। यदि हम इस रेखा के इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें, समझें इस जगह पे, आइए, x माइनस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 8/-1 इक्वल्स टू z माइनस 3/1। यदि इस रेखा पर यहाँ पर किसी बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। तो यहाँ पर r1 मानते हैं, ठीक है। तो इससे फटाफट x की वैल्यू यदि आप निकालेंगे इसके बराबर होगा तो वो आएगा 3r1 प्लस का 3, y की वैल्यू होगी माइनस का r1 प्लस का 8 एंड z की वैल्यू होगी r1 प्लस का 3, ठीक है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक आए हैं वो समझें क्या आए हैं, 3r1 प्लस का 3, कॉमा माइनस का r1 प्लस का 8, कॉमा r1 प्लस का 3। भाई ये बिंदु है इसके निर्देशांक तो ये आ गए हैं। अब हम बात करेंगे, अच्छा इस रेखा पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ आए इधर देखें, ये जो लाइन है ये क्या है, x प्लस 3 एंड अपॉन में -3 इक्वल्स टू y प्लस 7/2 इक्वल्स टू z माइनस 6/4, ठीक है। अभी ये लाइन है भैया। अब इसमें बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर r1 था तो यहाँ पर r2 लेट करते हैं। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा -3r2 एंड -3, y की वैल्यू हो जाएगी 2r2 एंड माइनस का 7 एंड जब हम z की बात करते हैं तो z आ जाएगा 4r2 प्लस का 6। तो यहाँ पर जो इस बिंदु के निर्देशांक थे वो क्या आए हैं, -3r2 -3, 2r2 -7, 4r2 प्लस का 6। अब मेरी बात सुने, आप बात समझें। मैंने इस बिंदु के निर्देशांक निकाले, इस बिंदु के निर्देशांक निकालें। भाई ये रेखा है, ये रेखा है, यह भी एक रेखा ही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये भी एक लाइन है। तो इस लाइन के भी अपने एक दिक अनुपात होंगे। तो इस लाइन के दिक अनुपात कैसे निकालेंगे वो समझें आप, क्योंकि दिक अनुपात के ही ऊपर मेरा सारा काम टिका हुआ है, उसी से मेरा सारा जो मेरे सारे आंसर्स हैं वो आएंगे। तो वो कैसे आएंगे कि जो रेखा है इसके दिक अनुपात क्या होंगे, पहले तो ये बात करते हैं। तो भाई जब ये दोनों बिंदु हैं, ये दो बिंदु हो गए, ठीक है, ये दो बिंदु हो गए जिनके निर्देशांक क्रमशः ये हैं। तो इन बिंदुओं से जो रेखा के दिक अनुपात होंगे वो क्या होंगे, मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन किया था इस टॉपिक को भी। तो मतलब x2 माइनस x1 इसके जो दिक अनुपात होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होंगे। आप इतना जानते हैं, फटाफट से ऐसा करें कि इसको रखें, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 3r2 एंड माइनस का 3 एंड उसकी वैल्यू यहाँ पर भाई देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, x2 y2 z2, ठीक है। फटाफट अब आप समझ जाएंगे मैं कहाँ से कहाँ रख रहा हूँ, कौन सी वैल्यू कहाँ पर रख रहा हूँ। तो 3r1 -3, यहाँ पर 2r2 -7
प्लस का R1 माइनस 8 कॉमा और 4R2 प्लस का 6 माइनस का R1 माइनस 3। ठीक है, अभी इतना हो गया। ऐसा करते हैं थोड़ा सा, अभी इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 3R1 माइनस का 3R2, ये आ जाएगा माइनस 6 कॉमा यहाँ पर आएगा R1 प्लस का 2R2 एंड माइनस का 15 कॉमा यहाँ पर आएगा माइनस का R1 प्लस का 4R2 प्लस का 3। ठीक है, आप समझें भाई, इस जो लाइन के यहाँ पर जो दिक अनुपात थे, दिक अनुपात मैंने लेट किए ABC। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिक अनुपात हैं वो आए हैं ये, मतलब इसको यदि हम इसे हम P करें और इसे हम Q कर दें, तो जो PQ के दिक अनुपात हैं, क्या PQ के DCs जो हैं, नहीं DRs, जो DRs हैं तो वो क्या हैं, वो ये हैं। ठीक है, अभी इतना आ गया। अब मेरी आप बात समझें भाई, ये देखिए इस रेखा पर ये जो रेखा है ये लंब है, 90 अंश का है। इस रेखा पर ये जो रेखा है ये लंब है, 90 अंश का है। मतलब क्या है, यदि हम इसके दिक अनुपात और इनके दिक अनुपात के बीच संबंध निकालेंगे, तो यदि A1 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हैं, तो उस जगह पे मेरा जो लंब का प्रतिबंध होगा वो होगा A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुने, ये देखिए और ये देखिए, मतलब एक बार मैं 3 -1 लेता हूँ ये वाले दिक अनुपात, और एक बार -3 2 4 लेता हूँ। मैंने आपको बताया था अभी पहले थोड़ी देर कि यहाँ पर जब इस तरह कंडीशन आएंगी तो जो लंब वाला प्रतिबंध होगा वो साथ में चलेगा। ठीक है, तो अभी पहले इनके लंब की बात कर लेते हैं। तो ये अगर A1 है तो ये A2 है, तो इनकी बात करें तो 3 माइनस का 3R1 माइनस का 3R2 माइनस का 6। ठीक है, अभी प्लस B1 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, और B2 की वैल्यू R1 प्लस का 2R2 माइनस का 15। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस का R1 प्लस का 4R2 प्लस का 3 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 होगा। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 9R1 माइनस का 9R2 माइनस के 18 एंड यहाँ पर देखें तो माइनस के R1 एंड माइनस के 2R2 एंड प्लस के 15 प्लस माइनस नहीं यहाँ पर माइनस का R1 प्लस का 4R2 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी R1 देखिए 9R1 10R1 एंड 11 माइनस के 11R1, यहाँ पर R2 11R2 एंड प्लस का 7R2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें 18 15 प्लस 3, ये मतलब ये तो 0 होगी वैल्यू। ठीक है, अब ये इतना आ गया आपका एक इक्वेशन। यदि आप इससे R1 की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए एक बात और भी है, अभी हमें इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकालना होगा। तो यदि हम यहाँ पर निकालते हैं भाई साहब, वैसे तो मैं आपको यहाँ पर समझा सकता था, लेकिन चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह A1 A2 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं लंब वाला, और इससे निकालते हैं। तो माइनस के 3 अंदर हो जाएगा माइनस के 3R1 माइनस के 3R2 माइनस के 6। ठीक है, और प्लस 2 इंटू ये वाला R1 प्लस का 2R2 माइनस का 15 एंड प्लस का 4 माइनस R1 प्लस 4R2 एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास फाइनल एक वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मैं आपको उसकी वैल्यू को बता रहा हूँ। तो भैया वो आएगी आपके पास माइनस का प्लस नहीं 7R1 प्लस का 29R2 इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात सुने, इसको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आई, मतलब ये समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ये दो इक्वेशंस आ गई। यदि इससे हम -11R1 यहाँ लिखें प्लस का 7R2 यहाँ लिखें इक्वल्स टू 0, और इससे विलोपन विधि से R1 और R2 की वैल्यूज़ निकालें, तो भाई R1 बराबर 0 आएगा और R2 बराबर भी 0 आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अभी तक मेरे पास शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं आई है, बट मैं आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि न्यूनतम दूरी की रेखा के समीकरण, तो समीकरण तो अभी आया नहीं ना, दूरी आई है। एवं वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ ये रेखा दी हुई रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो ये रेखा है ये यहाँ पर, जहाँ ये जो दो बिंदु हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू तो दोनों पर 0 है, तो इस जगह पे देखें, यहाँ पर यदि हम 0 रखते हैं तो ये 3 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 3 आएगा।
3,8,3, यहाँ पर 0 रखेंगे -3 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे -7 आएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 6 आएगा। मतलब जो ये बिंदु पूछ रहे थे हमसे वो क्या आ गए हैं इस जगह पे। देखें ये जो बिंदु आए हैं PQ के जो बिंदु आए हैं, बिंदु यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, जो बिंदु आए हैं वो आए हैं 3,8,3 एंड दूसरा बिंदु क्या है -3, -7,6। ठीक है, अभी इतना तो आ गया भाई, ये R1 R2 की वैल्यू आ चुकी है। और ये जो थे इस लाइन के जो दिक् अनुपात थे वो कुछ ये थे, यहाँ पर ये जीरो तो ये -6 बचेगा, ये जीरो माइनस का 15 बचेगा, ये जीरो 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का 3 बचेगा। अभी आप समझें भाई 6, 15, 3, मतलब इसको हम ये 3 से भाग दे दें पूरे को, 6, 15 और 3 को, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 5 15, यहाँ पर 3 का मतलब 2, 5, 1 आ जाएगा। क्रमशः ये आ जाएंगे -2 - 5 + 3। ये जो आए हैं भाई ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशोज आ गए हैं, वो भी इस वाली लाइन के जो लंब था इसके डायरेक्शन रेशोज ये आए हैं। अभी इतना कंफर्म हो गया मैं आशा करता हूँ। अब मेरी बात ये आती जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में SD, जो SD है D बराबर, वो क्या होगी वो समझें। ये जो मैंने इसके यहाँ पर ये देखिए ये जो दिक् अनुपात निकाले हैं ये, और दिक् अनुपात कहें या फिर दिक् कोजिया भी कह सकते थे, वैसे तो दिक् कोजिया ही समझ लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर भाई इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, इन दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे इनके बीच की दूरी का, तो ये आ जाएगा भाई कैसे दिखाएं आपको, √(-3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस का मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर y2 - y1 मतलब -7 - 8 का होल स्क्वायर, -7 - 8 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो z2 की वैल्यू 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है 3 3 6 36 15 मतलब 2 2 5 एंड 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा क्या आएगा बताइए, तो 9 6 15 45 और 10 6 7 270 आएगा। ठीक है, इसे हम 3√30 भी लिख सकते हैं। ये जो आई है इकाई में ये भाई साहब दूरी आ गई, ये आपका आंसर आ गया। जो आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी वो आई है 3√30 इकाई। अभी एक बात और आती है, कुछ रह गया है, न्यूनतम दूरी की रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण क्या होगा भाई, x - x1/L = y - y1/m = z - z1/n। तो यहाँ पर भाई x - x1 की वैल्यू देखें ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। अच्छा जो वो LMN है या फिर दिक् कोसाइन या फिर A करने, ऐसा करते हैं यहाँ पर इसे L नहीं यहाँ पर A करते हैं, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन दोनों से, चाहे A करिए या फिर दिक् कोसाइन हो या फिर दिक् अनुपात हो, दोनों का जो इक्वेशन है बिल्कुल सेम रहता है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर x - x1 की वैल्यू ये हो जाएंगी, और जो A है ये A है, ये B है, ये C है। तो x - 3/-2 x - 3/-2 = y - y1 की वैल्यू देखें आप यहाँ पर, तो y1 की वैल्यू 8 है अपॉन b की वैल्यू -5 है, मतलब -8 अपॉन -5 = z - z1। तो z - z1 की वैल्यू भाई साहब क्या गिवन है 3, और c की वैल्यू 3, z - 3/3। ये जो भाई इक्वेशन है ये रेखा का समीकरण आ गया। भाई आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने आपको प्रश्न बताया है आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम जल्द ही मिलेंगे अपने अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।